अब देखो, केमिस्ट्री में जैसा कि दो चैप्टर अपन ने डिस्कस किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये तीनों अपने आप में पूरी की पूरी केमिस्ट्री है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग, ये तीन चैप्टर को अगर आपने बहुत अच्छे से कमांड कर लिया तो केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, चाहे वो 11th की केमिस्ट्री हो चाहे वो 12th की केमिस्ट्री हो। तो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, आज स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? दिस इज दैट बॉन्डिंग। वो केमिस्ट्री के केस में बना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉन्डिंग। दोनों अपन हैंडशेक कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग। A strong shake hand indicates a strong bond। मतलब दोनों जितने ज्यादा हैंडशेक स्ट्रांगली करेंगे, मतलब इससे पता चलता है कि दोनों लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में रिलेशन भी उतने ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे एक Na+ हो गया, एक Cl- हो गया। दिस इज NaCl, ये बॉन्ड आपका तैयार हो गया। दिस इज NaCl। अब जैसे ये देखो, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, पीपी ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का मतलब हो गया ये आपस में ओवरलैप कर रहा है। दिस इज द, इसको क्या बोलते हैं? पीपी ओवरलैप। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर्स में पढ़ाया था कि पी ऑर्बिटल जो होता है बेसिकली कैसा शेप होता है? डंबल शेप होता है, डंबल शेप। एक डंबल शेप और दूसरा डंबल शेप, दोनों आपस में क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? पीपी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। अब दिस इज आल्सो ओवरलैपिंग। तो यहाँ क्या होगा? दिस इज ए बिग बॉन्ड, पीपी ओवरलैपिंग। अब इस केस में देख रहे हो कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। कौन सा पार्ट ओवरलैपिंग कर रहा है? बेसिकली ए वाला पार्ट आपको, हाँ, यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सा कर रहा है? ए वाला पार्ट आपको ओवरलैपिंग कर रहा है, दिस। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसको अपन बोलेंगे पाई ओवरलैपिंग। दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो मैटर इज मेड ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंस। मतलब कोई भी मैटर नेचर में बना हुआ रहता है, या तो ये सेम एटम से बना हुआ रहता है या तो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ रहता है। सिमिलर का मतलब जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके बना हुआ है, सिमिलर एलिमेंट्स है। दो नाइट्रोजन मिलके बना हुआ है, दिस इज द सिमिलर एलिमेंट्स है। डिफरेंट में जैसे CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाया तो वाटर बना। मतलब कोई भी मैटर हो, या तो सिमिलर एलिमेंट या सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है, या डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंस से मिलके बना हुआ रहता है। एंड सब्सटेंस कंसिस्टिंग सेम एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। कोई भी सब्सटेंसेस में अगर सेम एटम हो, कोई भी सब्सटेंसेस में अगर सेम एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एलिमेंट। दीज आर द एलिमेंट, H2 और N2 आर द एलिमेंट्स। एंड डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलोगे आप? सब्सटेंस। दैट इज CO2 and H2 इज ए सब्सटेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द एटम्स। तो एटम आपको ऑलरेडी मालूम है, 9th-10th में भी पढ़ के आया है और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स में भी है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम्स। एटम क्या होता है? मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको अपन एटम्स करते हैं। और इट मे और मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अकेला भी पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, बट टेक्स पार्ट, कैन कोई भी रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एटम। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से एटम अपन ने पढ़ा होगा कि एटम का, एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट है मैटर,
दैट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस सराउंड द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर बेसिकली क्या मूव करते रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसा न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है। दिस इज द एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ाया। डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इन केस ऑफ नोबेल गैस। मतलब नोबेल गैस कौन कौन से हो गए आपके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, दीज आर द नोबेल गैस। ये जो नोबेल गैस होता है ये इंडिपेंडेंट रूप से पाया जाता है, मतलब अकेला पाया जाता है। बाकी नोबेल गैस को छोड़कर बाकी जितने भी इसमें होते हैं सब किसी ना किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में ही पाया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, सल्फर हो, सोडियम हो, किसी के साथ ही पाया जाता है। इंडिपेंडेंटली माने अकेला नहीं पाया जाता है, जबकि नोबेल गैस हो एग्जिस्ट अकेला पाया जाता है। दीज आर द एटम्स। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज द मॉलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बट इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। जबकि एटम्स जो होता है, एटम इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बट डज नॉट exist independent, but molecules each exist independent. It is called the a group of atom exist as one species having same property is known as molecules. माने ग्रुप ऑफ एटम्स है एग्जिस्टिंग वन स्पेसिस में, बहुत सारे एटम मिलकर स्पेसिस बना हुआ है, लेकिन उसमें हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। A molecule may have similar or different atoms combined together. मतलब सिमिलर एटम से मिलके भी मॉलिक्यूल बन सकता है और डिफरेंट एटम से मिलके भी मॉलिक्यूल्स बन सकता है। जैसे एग्जांपल H2O डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस इज C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। दीज आर द आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो अभी अपन ने मैटर, एटम, मॉलिक्यूल सब चीज देख लिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि बेसिकली अपने को केमिकल बॉन्ड ही पढ़ना है। तो उसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर दे ताकि पुराना पढ़ा हुआ आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, तो बॉन्डिंग पढ़ने में हेल्पफुल हो जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बॉन्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कंस्टिट्यूएंट आपस में बंधे हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। कंस्टिट्यूएंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम के बीच बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट हो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बंधे हुए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे दो लोग हैंडशेक कर रहे हैं, तो दोनों को हैंडशेक से ही अपन पहचान पाते हैं कि भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं या दुश्मन क्या है, क्योंकि हैंडशेक जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगा मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच बॉन्ड उतने अच्छा होगा। अब बॉन्ड अच्छे होगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच फ्रेंडशिप भी अच्छे होंगे, या दोनों के बीच जिस भी काम के लिए आए होंगे वो काम भी अच्छे से हो जाएंगे। जैसे H2O, दिस इज द केमिकल बॉन्ड, एंड C2H6, दिस इज द बॉन्डिंग बना हुआ। दिस इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बना हुआ, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, एक कार्बन कार्बन आपस में भी बॉन्ड है, एक कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों बनाता है, टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि नेचर में जो होते हैं सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, कैसे भी करके स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहते हैं कि भाई स्टेबल हो जाए। तो एटम का भी वही काम है कि भाई अकेले रहने से अच्छा है कि आपस में मिलजुल के रहें और वो मॉलिक्यूल बन जाए। तो मॉलिक्यूल क्या स्टेबल होता है एटम के कंपैरिजन में।
अब क्वेश्चन एराइज होता है कि सर एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, तो बेसिकली हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी बनाते कैसे, कैसे प्रदान होता है एटम? तो दो तरीके से हो सकता है, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, या तो एनर्जी को डिक्रीज कर दो, या बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो, ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जितने भी एटम होते हैं सभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एक्सेप्ट नोबेल गैसेस, क्योंकि ये खुद स्टेबल होता है, इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम को छोड़कर। हीलियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में ऑक्टेट पूरा होता है, तो ये तो खुद ही स्टेबल होता है, तो इसको स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है। हीलियम, न्यूऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। Noble gas or inert gas neither chemically combine with any other element nor among themselves due to stable octet configuration, जो कि मैंने बताया इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको जरूरत ही नहीं पड़ा कंबाइन करने के लिए। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? So experimentally, it has been found that magnitude of new attractive forces is more than the new repulsive forces. अब प्रैक्टिकली अगर देखा गया कि found that magnitude of new attractive forces, मतलब रिपल्सिव फोर्स के कंपेरिजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा वर्क करता है अच्छे से। तो एज ए रिजल्ट टू एटम अप्रोचेस ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, मतलब अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कि जो अट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन बैलेंस कर लेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बैलेंस कर देगा, और वो सिस्टम एक बार मिनिमम एनर्जी पे आ जाए। क्योंकि देखो ज्यादा एनर्जी रहेगा ना तो उत्पाद भी ज्यादा मचाएगा, उसमें स्टेबल होगा नहीं। मतलब पैकेट में अगर एक बार में ज्यादा पैसे पॉकेट खर्च के लिए मिल जाए, तो जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं उनको पैसे खर्च करने के लिए मिल जाए तो शुरू के 10 दिन खूब एनर्जेटिक रहते हैं, यहाँ खर्च करना वहां खर्च करना ऐसे वैसे, और मंथ के लास्ट में उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब देखो एग्जांपल से देखते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब दो हाइड्रोजन्स एक दूसरे से कंबाइन किया तो क्या बना गया, आपका H2 बन गया। तो ये जो सेपरेट हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन एटम, उसके कंपेरिजन में H2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके बीच क्या बना गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये एटम हो गया और ये मॉलिक्यूल्स हो गया। तो बेसिकली कितने एनर्जी रिलीज होते हैं इसमें, 43508 जूल। अब देखो एक्स एक्सिस पे इनर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताया और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए का ग्राफ बना रहा है। ये हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशंस का आपका ग्राफ है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना दिया। दिस इज द मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रहा है, ये मोर स्टेबल हो गया, इसकी एनर्जी कम हो गई। मैटर इज मेड ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट, क्या होगा इसका आंसर, जिसको आता है वो बताए। सेम सर डिफरेंट, एंड भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी है। सेम एलिमेंट के बीच भी बॉन्ड बनता है और डिफरेंट, तो बताया सेम मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डिफरेंट का मतलब CO2 H2O। व्हाट इज एन एटम, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। हाउ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन करता है इसका बताएं। सर सी।
बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। ठीक, कैसे होगा? एटम कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल बनाएगा, ऑब्वियसली एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी दोनों की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, ये तो बता सकता है सिंपल। दिस इज नोबेल गैस। सर नोबेल गैस। अब देखो, व्हाई नोबेल गैस आर इनर्ट इन नेचर। नोबेल गैस नेचर में इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके ये ऑक्टेट पूरा हुआ रहता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं। इसलिए नेचर, और एक स्टेबल होते हैं तो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए नेचर में इनर्ट गैस होते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सभी नोबेल गैसेस का दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है। सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फुलफिल है। ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना तो ये दे सकता है। सिर्फ हीलियम में 2 होता है, तो 2 भी है स्टेबल, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर ही 2 है। तो ये क्या लेगा और क्या देगा, दीज आर द आल्सो स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके वाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम के कंपेरिजन में मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जब इंडिविजुअल एटम कंबाइन करके तो एनर्जी लॉस करते हैं, बिकॉज दे पोसेस लेस एनर्जी। मॉलिक्यूल के केस में एनर्जी कम होता है, जबकि एटम के केस में एनर्जी ज्यादा होता है। हाउ डू एटम कंबाइन? एटम कैसे कंबाइन करता है? एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट सो एज टू एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। तो कोई भी एटम्स कंबाइन कैसे करता है? वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करके वो कंबाइन फॉर्मेशन हो जाए। why do certain atom combine while certain do not? अब है कि क्वेश्चन राज होगा कि क्या सर सभी एटम कंबाइन करते हैं? नहीं, कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं और कुछ एटम कंबाइन नहीं करते हैं। why do atom possess only certain combinations? कुछ एटम ही कॉम्बिनेशन क्यों शो करते हैं? एंड why do molecule possess definite shape? मॉलिक्यूल का डेफिनेट शेप क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर्स में मिल जाएगा। बताए क्या होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन नोबेल गैस, डी ऑप्शन 2 या 8, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, बाकी सबका 8 होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फॉर्मेशंस में क्या होता है? अभी मैंने क्वेश्चन भी दिया था, एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस। तो केमिकल बॉन्डिंग का मैंने पूरे बेसिक्स आपको बता दिए, बॉन्डिंग का आपको मैंने पूरा बेसिक्स बता दिए। अब है किसमें कि थ्योरी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि एटम फॉर्म कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो भाई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे? तो जैसे देखो, थ्योरी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट है आपका एम्पेरिकल अप्रोच, बाय ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में भी कौन कौन से मेथड से आपके? कोसेल लेविस अप्रोच। सेकंड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, वेस्पार थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वेस्पार थ्योरी। एंड सेकंड थ्योरी आपका क्वांटम अप्रोच। तो क्वांटम अप्रोच में क्या होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? वीबीटी। एंड सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज द एमओटी। सारे थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। दे आर द आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 तरह के हो गए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब बोलेंगे सर पोलर और नॉन पोलर में क्या? मतलब पोलर मतलब जिसपे चार्ज हो जाए और पार्शियल चार्ज हो जाए, चार्ज तो कभी होगा नहीं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि चार्ज किसमें होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है, चार्ज के ट्रांसफर से बनता है।
और कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज होगा नहीं, लेकिन चूंकि पार्शियली अगर चार्ज होता है तो उसको अपन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और चार्ज होगा ही नहीं तो उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और मेटालिक बॉन्ड मालूम है आपको, जैसा कि नाम है, ये मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनता है। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स में। अब देखो लेविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग के लिए, पोस्ले लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, है ना। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1916 में, दो साइंटिस्ट थे पोस्ले एंड जीएन लेविस, एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने केमिकल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताया था। दे पिक्चर एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या बोलेंगे, कर्नेल, एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन दैट कुड एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट में कितना रख सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब यहाँ एक टर्म यूज किया है कि द पिक्चर एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। तो कर्नल क्या है आपका, कर्नल मीन्स न्यूक्लियस, कर्नल मीन्स न्यूक्लियस, याद रखना, प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन को मिला को ही क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं इसको। अब देखते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस एटम आर कंबाइंड आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from one atom to another or by sharing of valence electron in order to have 8 electron in their valence shell is called octet rule। जैसा कि मैंने भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान, और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो वही चीज कर रहे हैं कि ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें। जैसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं, Cl2। अब क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखा है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, क्या होता है उस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, 17। 70। अगर मैंने इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 क्लोरीन थे, तो 2 2 4 2 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे दे दिया, दिस इज 2 2 4 2 6 7, और 2 क्लोरीन एक क्लोरीन पे इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 1 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, एक इससे शेयरिंग कर लेगा, भाई तू मेरे साथ हो जा और मैं तेरे साथ हो जाता हूँ, एक इस तरह से शेयरिंग कर लिया। तो पहले वाले क्लोरीन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे वाले भी क्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब दोनों के ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो ये आपस में क्या किया, शेयरिंग करके एक क्लोरीन बना लिया, मतलब दिस इज द क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और बाकी जो बच गया ना, दिस इज द, इसको लोन पेयर बोलेंगे, याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। एक क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, इस पे भी 3 लोन पेयर है। दिस इज वही चीज मैंने यहाँ बताया। तो ये बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना। देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, Ab2 Ab2 तो बेसिकली इसमें बना क्या है, दोनों आपस में शेयरिंग करके बनाया है। तो यहाँ जो बॉन्ड होगा, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। NaCl, तो सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, दिस इज 1s2 2s2
2p6 3s1। अब क्लोरीन का भी अपन ने देख चुके हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं आपका, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम में कितना है आपका 2 8 1 और क्लोरीन में क्या आपका 2 8 7। ठीक है, अब दोनों चाहेगा कि भाई स्टेबल हो जाए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, तब इसको सोडियम को क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ले लो भाई, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा, Na प्लस बन जाएगा। मतलब इसके तो 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि 7 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो 8 आराम से बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या बन जाता है, निगेटिव। दिस इज 2 8 8 हो गया। तो मतलब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो मतलब ये हो गया आपका Na प्लस Cl माइनस। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl। तो इस तरीके से इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेसिकली कैसे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे आप, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। दिस इज द आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से देखा, 281 है 287, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना इधर जंप कर गया, ये दोनों मिल गया, तो ये अपना NaCl तैयार हो गया। बताओ क्या होगा इसका आंसर, ये बना के देखना पड़ेगा, NF3 ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मींस having electron 8 electron, answer should be C। ठीक है, तो समझ में आया आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड।